तो ठीक है, आज हम करेंगे थोड़ा। हमने लास्ट क्लास में काउंटिंग के कुछ बेसिक्स किए थे। फिर आज हम थोड़ा और उनको देखेंगे, जो भी हम काउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं काउंटिंग एक्टिविटी में, कि कैसे कैसे मीटिंग से स्टार्ट हो गए, कंपनी फॉर्मेशन से स्टार्ट हो गए, कैसे अकाउंटिंग एक्टिविटी रिपोर्ट की जाती हैं, फिर उनका आगे कैसे इकोनॉमी में या हमारी जो नेशनल अकाउंटिंग होती है, इनकम अकाउंटिंग, तो उसमें कैसे कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे कोई छोटी फर्म हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो। ठीक है, तो हम देखेंगे आज उसमें क्या कैसे क्या रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उस दिन क्या देखा था, अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। बुक कीपिंग होती है, यानी कि एक बुक की तरह रिकॉर्ड किया जाता है हर चीज। उसके अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से हम रिकॉर्ड करते हैं हर चीज को, ताकि हम हर डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और नरेशन भी साथ में लिखते हैं कि क्या पर्टिकुलर क्या हुआ है। कोई मशीनरी परचेज की है, कोई लोन लिया है, कोई इन्वेस्ट किया है, कोई कैपिटल फॉर्मेशन की है। और डुअल एक्सपेक्ट, यानी कि हम देखते हैं अकाउंटिंग में, जैसा कि इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, इन दोनों के लिए तीन रूल हैं, जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये वाले रूल इंप्लीमेंट होते हैं कि कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी। तो डुअल एक्सपेक्ट यहाँ पे ये शो करता है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है को एक एक बार वो डेबिट साइड में एंटर हो रही है वो, तो कहीं दूसरी जगह पे वो क्रेडिट साइड में भी एंटर होगी, जिससे तभी तो लास्ट में बैलेंस हमारा इक्वल आता है, बैलेंस शीट तभी हमारी इक्वल बन पाती है। लास्ट में जाके ट्रायल बैलेंस बनता है, जब हम लास्ट में फिर फाइनल में बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, तो तभी इस वजह से वो इक्वल आ पाता है हमारी अमाउंट लास्ट में, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। और अकाउंट्स, इसके अंदर हर तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, चाहे कोई कैश को लेके कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल वाला कैपिटल अकाउंट बनेगा, कोई नॉमिनल अकाउंट उसके लिए, उस पर्सन के लिए, या कोई इन्वेंटर, कोई शॉप वेंडर है उसके लिए भी अलग अकाउंट बनेगा। और वाउचर, जैसे हम नॉर्मल किसी भी शॉप से कोई सामान परचेज करते हैं तो वाउचर तो मिलता ही है हमको, जिसमें लिखा होता है कि हम ये अमाउंट, हमने ये सामान खरीदा और इसका प्राइस इतना था, क्वांटिटी इसकी इतनी थी, उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह जो लगता है तो वो सब चीजें बिल को ही बोल देते हैं एक तरीके से वाउचर, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमने कोई सामान परचेज किया, तो उसका पेमेंट प्रूफ ही होता है। तो अकाउंटिंग यहाँ इसलिए इस तरह से अकाउंटिंग इम्पैक्ट रोल प्ले करता है कि जैसे अकाउंटिंग में सबसे पहले बुक कीपिंग अकाउंट ट्रांजेक्शन नोट करेंगे, फिर उसको डू एक्सपेक्ट उस वजह से लिखेंगे, उसको जो भी उसका कौन से अकाउंट में जाएगी वो। फिर उनको आगे लेजर बनेंगे, पहले जर्नल एंट्री बनती है, फिर लेजर अकाउंट बनते हैं, फिर लेजर अकाउंट से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फिर लास्ट में बनती है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और अदर चीजें। और ये जी चीजें, जैसे जर्नल एंट्री किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो लेजर बनता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो किसके लिए हेल्पफुल होती है। फिर लेजर से फिर बनते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किसको क्या शो करता है, ट्रायल बैलेंस से किसको हेल्पफुल मिलती है। फिर उसके बाद लास्ट में जब बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वो किस तरह से किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हमको सबको पता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर मैनेजमेंट, फिर नीचे जो लो मैंने नो लो, उसमें लो हायरार्की में जो लो लेवल पे होते हैं उसमें आते हैं एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर हो गए, वो सभी चीजें फिर उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर का देखते हैं क्या रोल रहता है किस अकाउंटिंग वाले मैटर को लेके। जो कंपनी रन करते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जब वो एजीएम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितने बार कर सकते हैं, बता सर सकते हैं एक आप। बार। निकर तो उससे ज्यादा बार हो सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी मिनिमम वन टाइम तो होता ही है कि मिनिमम वन टाइम किसी भी कंपनी को एजीएम करनी होती है अपने फाइनेंशियल ईयर में। और मोस्टली कंपनीज को प्रेफर करती है कि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में करते हैं, ताकि वो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान कर सकें, और जो उन्होंने पिछले साल का प्लान लेके अब चल रहे थे वो उन्होंने कितना अचीव कर लिया। कंट्रोलिंग में देखते हैं कि कितना वो अचीव कर लिया और कितना उनका डिजायर था और कितना उनका एक्चुअल रिजल्ट आया है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, फिर जो एजीएम में एजेंडे रखे जाते हैं, फिर उनको अप्रूव स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजी को अप्रूव करते हैं, कैसे कौन सा फंड कैसे कहाँ क्या जाएगा, क्या चीज़ इस साल परचेज मीटिंग क्या कुछ करनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सीएफओ हो गए, सीईओ हो गए, और जो डायरेक्टर वगैरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ जाते हैं इसमें कुछ। तो वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि जो भी मीटिंग पे एजेंडा रखे, फिर उनके लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई थी तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। मान लो मीटिंग में रख दे कि इस साल कंपनी अपनी, कोई भी कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, वो अपनी एक यूनिट कहीं पे बढ़ाना चाह रही है, तो वो उसमें डिसाइड कर लिया, फिर उसके लिए जो डायरेक्टर होंगे वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे कहाँ पे कौन सी जगह पे एक और यूनिट लगाना ठीक रहेगा, उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाएंगे वो। फिर उसके बाद मैनेजमेंट लेवल के बंदे होते हैं, वो देखेंगे कि मटेरियल कहाँ से कितना किस तरह से लाया जाएगा,
यहाँ पे सही भी रहेगा नहीं लाना है वो चीज़ें, तो डे टू डे ऑपरेशन वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फंक्शन इस तरह से उनके रोल प्ले करता है जब भी कोई भी ऐसे अकाउंटिंग वाली एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी में। और एक कंपनी में क्यों मैटर करता है अकाउंटिंग, किसी चाहे चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई भी फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो सिंगल ही होता है, तो वही सारे डिसीजन खुद लेता है, चाहे वो किसी भी तरह के डिसीजन हो, बिजनेस एक्सपेंशन का हो गया, या कोई भी नई यूनिट लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है, और सारा लॉस उसको बेयर करना होता है या सारा प्रॉफिट भी वही इंजॉय करता है। पार्टनरशिप में थोड़ा बढ़ जाती है चीजें, उसके अंदर एक लीड होते हैं प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के पार्टनर की सारी उनकी एक्टिविटी चलती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट उसमें के अंदर मेंटेन होता है कि कौन कैसे बिहेव करेगा उसमें पार्टनरशिप में। फिर कंपनी आ जाती है, कंपनी सारी, एक जो कंपनी एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके द्वारा जो भी उसके अंदर रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग चलती है सारी कंपनियां। फिर वो अपने सारे उसके जो भी काउंटिंग जो जो उनके रूल गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, फिर जो एक्ट में लिखे गए हैं जो भी रूल एंड गाइडेंस, उनको फॉलो करके अपने अकाउंटिंग बनाते हैं आगे वो सारे अपने। जैसा भी हमने देखा कि मीटिंग से स्टार्ट होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे मीटिंग होती है। उन्होंने जैसे कोई प्रोजेक्ट लगाया कि अप्रूव 5 लाख प्रोजेक्ट फॉर ए रूरल स्किलिंग सीएसआर प्रोजेक्ट, यानी कि कोई सीएसआर का फंड होता है, जैसे कंपनी को करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के सोशल को लेके। तो उन्होंने इस साल रखा कि 5 लाख का ये फंड हम ऐसे ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। फिर उसको मीटिंग के बाद कहाँ कौन इसको वेरीफाई करेंगे, डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर ने उनको वेरीफाई किया। फिर बाद में जब ये जैसे मैनेजमेंट लेवल पे जाता है, सीएफओ सीईओ लेवल पे, फिर वो काउंटिंग में उसको एक्चुअल में उतारते हैं कि वहां से कैसे क्या हुआ है। और इसके लिए जो डेली डेली अभी तो है नहीं कोई प्लांट लगाना, तो एकदम से कोई प्लांट ऑटोमेटिक ही रेडीमेड प्लांट ही उठा के लगा दें कहीं पे। उसके लिए मटेरियल लाया जाता है, छोटे मैन पावर लगाई जाती है, तो उसके लिए फिर जो जो डेली एक्टिविटी होती है, डे वाइज की एक्टिविटी, तो वो अकाउंटिंग ही जो काम देती है। डेली वाइज एक्टिविटी के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके लिए बाद में फिर लेजर से उसका को और शेप मिलती है। अकाउंटिंग ये जैसे बैलेंस देखते हैं हम कंपनी के, जब लास्ट में बैलेंस शीट बनती है तो उसमें हम देखते हैं कि दो साइड लिखी होती हैं। डेबिट साइड यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लाइबिलिटी साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है पोर्शन वो होता है असेट्स। और इन दोनों के डिफरेंस का जो पार्ट होता है उसको इक्विटी इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी यानी कि कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी के पास। असेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो चाहे करंट असेट्स हो चाहे फिक्स असेट्स हो। करंट असेट्स यानी कि जिनको एक साल के अंदर ही हम इन कैश करा सकते हैं, यानी कि एक तो इक्वल उसमें कैश ही आ गया, और हमारे पास कोई चेक रखा है, या फिर कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज है, कोई छोटी असेट्स ऐसी जिसको हम इंस्टेंटली हम विद इन हैंड, यानी कि रात के रात में या फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और फिक्स एसेट जो प्रॉपर जैसे कोई बड़ी लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ये सारी चीजें फिक्स एसेट्स में आती हैं। असेट्स में फिर आगे और थोड़े पार्ट बन जाते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। टेंजिबल यानी कि नाम से पता चल रहा है जिनको हम हाथ से हम हाथ से छू सकते हैं हाथों से, उनको हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो हमारी कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू बनाती है। इंटेंजिबल में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है गुडविल का। गुडविल कोई ऐसे अपनी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, सॉलिड फॉर्म में कि उसको हम टच कर सकें या उसको हम देख सकें। वो सिर्फ एक कंपनी की वैल्यू होती है कि इस कंपनी की वैल्यू जितनी अच्छी होगी, यानी कि उसकी गुडविल उतनी अच्छी है। इस कंपनी की गुडविल जितनी अच्छी है तो उसके उसमें फिर वो अट्रैक्ट भी करेगी एम्प्लॉयज को कोलेबोरेशन करने के लिए। लाइबिलिटी यानी कि वो दायित्व जो कंपनी को देना होता है। इसके अंदर आते हैं क्रेडिटर, जो जैसे कंपनी अब चलती हैं, जो भी बिजनेस चलते हैं, वो ये तो है नहीं कि एकदम से अपना बिजनेस सारा कैसे स्टार्ट कर देती हैं, या फिर उनके पास ऑलरेडी इतना बैलेंस होता है बैंक में कि वो सारा ऑपरेट कर सकती हैं इजीली। तो उसके लिए वो लोन वगैरह लेते हैं या कहीं से फंडिंग उठाते हैं। लोन के भी जैसे ये शेयर इशू करना, डिबेंचर लेना, बॉन्ड लेना, ये सारे फंडिंग के ही पार्ट होते हैं कि फंडिंग कैसे कैसे होती है। तो ये सब चीजें फिर वो उसके क्रेडिटर बन जाते हैं कि उसको पे करना होता है, या किसी से लोन ले लिया वो भी लायबिलिटी साइड आता है। इन्वेस्ट कोई कोई एडवांस दे रहा है उनको किसी चीज का, वो भी एक तरीके से लायबिलिटी होती है। तो वो सब चीजें इनकी लायबिलिटी में आती है। और फिर जो इन दोनों का डिफरेंस बचता है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर इसको कह सकते हैं जो इक्वेशन को सामने दिख रही है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यानी कि इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो कैपिटल होती है, और उसमें लायबिलिटी को ऐड करते हैं तो सारी एसेट्स की इक्वल होती है। जैसे जैसे अब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अब इसको डबल साइड वाला पोर्शन क्यों बोला है कि ये डबल साइड, इसमें चीजें चलती हैं, एक साइड डेबिट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी साइड क्रेडिट में भी मिलेगी वो चीज हमको। तभी तो लास्ट में बैलेंस इक्वल आता है। तभी हम देख पाते हैं कि हमारी बैलेंस शीट इक्वल करिए। अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं है तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं हमने कोई एंट्री या तो मिस
मिस्टेक किया हमें कहीं ना कहीं हमने, या कोई एंट्री हमने छोड़ दी है, या किसी एंट्री को हमने गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो जब लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसी में एक्चुअल में शो हो जाता है कि हमारा बैलेंस, हमने कोई गड़बड़ी की है कि अकाउंट में। इस वजह से एक सिस्टमैटिक वे में चलती है सारी चीजें इसमें। रूल हमको पता ही है, जैसा हमने उस दिन देखा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये तीन गोल्डन रूल थे अकाउंटिंग के। इन्हीं तीन के बेसिस पे जर्नल एंट्री चलती हैं। फिर जर्नल एंट्री जब अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करी जाएगी तो उसके बाद जाके फिर जो लेजर बनते हैं, यानी कि इंडिविजुअली अकाउंट बनते हैं जो प्रॉपरली, कैश के लिए कैश अकाउंट, कोई सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट हो गया, कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसके लिए अलग अकाउंट हो गया, कोई लैंड बिल्डिंग है उसके लिए अकाउंट हो गया, तो वो सारी चीजें अलग बाद में लेजर में चलती है। तो जैसे पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसके अंदर आ जाते हैं जैसे इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल होगा, जैसे हमने किसी, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे राम से हमने कोई चीज परचेज की अपने बिजनेस के लिए, या हमने उसको कोई चीज सेल की, तो उसमें उसका वो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट के फॉर्मूले से चलेगा उसका जो भी पार्ट होगा। उसी तरह सप्लायर, किसी से भी, किसी भी शॉप से या किसी भी ट्रेडर से हमने कोई भी चीज परचेज की किसी भी बिजनेस से, किसी अदर बिजनेस से, तो वो सारी चीजें भी पर्सनल अकाउंट के रूल से ही चलेंगी। इसी तरह कोई बैंक हो गया या कोई क्रेडिटर हो गए जिससे हमने उधार में माल उठाया है, तो वो सारी चीजें इस अकाउंट के रूल से चलेंगी, जिसका ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है। और रियल अकाउंट जिसके अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यानी कि डेबिट यानी जो चीज आ रही है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो चीज जा रही है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो चीज आ रही है, अभी ये तो है नहीं, कोई इंसान आ रहा तो उसको इंसान की तरह रिकॉर्ड करेंगे। राम आया तो उसको डेबिट में डाल दिया, राम आया डेबिट डालना वो अलग पार्ट है कि उस वो उससे हमने सामान परचेज किया इसलिए हम उसको ऐसे डाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कोई सामान आता है ऐसे, तो यानी कोई नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है थोड़ी बहुत, तो इसलिए ये रूल, इसलिए डायरेक्ट इसका रिलेशन इसके साथ है कि जो असेट्स होंगी, चाहे कैश होगा, इन्वेंट्री होगा, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, टेंजिबल इंटेंजिबल, किसी भी तरह की असेट्स होगी, वो इसके थ्रू रिकॉर्ड की जाएगी, रियल अकाउंट के रोल के थ्रू। डेबिट वेट कम्स इन, अगर जैसे कोई मशीनरी आई तो वो डेबिट में आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और अगर कोई मशीनरी हमने सेल की तो वो क्रेडिट में जाएगी, यानी कि टू मशीनरी, इस तरह से। एंड नॉमिनल अकाउंट, इसका रोल सिंपल यही है कि नॉमिनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में, यानी कि डेबिट यानी कि जो हमारा खर्च होता है, जो भी हमने लॉस किया है, जो भी हमने एक्सपेंस किया है किसी भी चीज पे, चाहे हमने रिपेयरिंग पे, चाहे किसी भी चीज पे हमने एक्सपेंस किया है, तो वो सारी चीजें डेबिट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कंपनी के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे कंपनी ने किसी भी मशीनरी की रिपेयर पे कोई भी एक्सपेंस किया, तो वो एक्सपेंस हो गया एक तरीके से कंपनी के ऊपर, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, या और भी कंपनी सैलरी दे रही है एक तरीके से, वो भी एक कंपनी को एक वो हो रहा है, उसका तरह से एक्सपेंस है कंपनी का, वो भी एक है। तो वो सारी चीजें डेबिट डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएंगी। और कोई भी अकाउंट, ये एक ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो कि दूसरी जगह वो भी डेबिट ही मिलेगा। उसके कंसिडरेशन में दर जगह पे वो एक उसकी जो वैल्यू होगी वो क्रेडिट साइड में मिलेगी, ताकि लास्ट में बैलेंस इक्वल आ जाए हमारा। और आएगा ही आएगा अगर हम सारे एंट्री को सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हैं, इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। और कंपनी को, जैसे जो भी कोई भी कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है, या कहीं पे कोई इसको इनकम प्रॉफिट होता है या कोई गेन होता है, उसको कैपिटल गेन हो गया लगा लो, तो वो सारी चीजें क्रेडिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, जिसमें सैलरी आ गई, सेल्स आ गई, जो कंपनी से सारा एक्सपेंस करते हो वो भी कंपनी एक तरीके से एक्सपेंस ही है, तो उसको भी कंपनी डेबिट साइड शो करेगी, जैसे डेबिट यानी CSR एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। बैंक से पेमेंट होती है मोस्टली आजकल सारी, और कंपनी किसी भी शॉपकीपर को या कहीं से भी उन्होंने सामान उठाया है तो वहाँ पे शॉप कैश देने जाएंगे, बैंक से सारे पेमेंट होते हैं, चेक के थ्रू होते हैं या उधर जो मेथड होते हैं। तो इस वजह से फिर ये आगे इसी अकाउंट के फॉर्मूले से बनती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो देखते हैं कि जैसे अकाउंटिंग कोई एक ये नहीं है कि कोई हाँ हमें बात उड़ा दी, हाँ भी ये चल रहा है, ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा बस, लेकिन इसका एक एक क्वांटिटी मैनर होता है, क्वांटिटी जिसको हम नंबर में रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्वांटिटी कोई उसको ऑब्जेक्ट होता है उसका भी अकाउंट करने का, ताकि कंपनी, कोई भी कंपनी अपने डिसीजन आगे ले सके, उसको कैसे आगे बिहेव करना है। या मैं कोई इन्वेस्टर हूँ, मैं देख सकूँ कंपनी की कैसी हालत है, उसकी स्टेटमेंट देख के, या उसके स्टॉक रेट देख के कि कैसे कंपनी में अगर मैं अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, कंपनी क्या बना रही है, कंपनी के पास कितने, अगर उसकी कंपनी के पास लोन ही लोन ज्यादा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कौन करेगा, नहीं करेगा कोई। जिस कंपनी कैपिटल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छे जा रहे होंगे, बैड डेट्स कम जाएंगे, तो उसी उसी में लोग प्रेफर करेंगे कि उसी में अपने मनी को इन्वेस्ट करेंगे। जैसे बोर्ड्स की मिनट्स होते हैं, मिनट्स यानी कि जो मीटिंग की सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, किस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, एजेंडा क्या था इस मीटिंग का, वो सारी चीजें होती है। अकाउंटिंग वो भी चीजें रिकॉर्ड करता है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग चलती है आगे।
इनवॉइस बनते हैं, जैसे कहीं से सामान उठाया तो वहां से कोई शॉपकीपर, किसी से भी ट्रेडर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी भी कंपनी ने रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी उठाया तो वहां से वो इनवॉइस या बिल देंगे उसको। फिर वो बैंक वाउचर भी हो गए, जैसे कुछ कोई बैंक वाउचर, जैसे हम बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करके आए, कोई बैंक से हमने कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी अवेल की, या हमने बैंक में से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, हमारे अकाउंट में पैसे आए, तो जो स्लिप्स होते हैं जो बैंक वाउचर देता है, तो वो भी अकाउंटिंग के आगे ही, अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पेरोल होगा, पेरोल यानी कि सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देना, किस किस को कितनी सैलरी जाएगी, या वेजिस पे कुछ ऐसे वर्कर एम्प्लॉय भी होते हैं जो डेली वेजेस के अकॉर्डिंग भी रिक्रूट किए जाते हैं कंपनी में, तो उनको डेली के हिसाब से वेजिस जितना देना होता है कंपनी को वो उसमें रिकॉर्ड करती है। वेंडर स्टेटमेंट होगी, कोई भी जो दुकानदार है जिससे भी हमने सामान लिया है, जिसको भी हमने सामान भिजवाया है, तो उसके 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 भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भी अकाउंटिंग के थ्रू हो पाता है। और रिसिप्ट्स यानी कि कंपनी के अंदर जो भी कैश आ रहा है, सामान आ रहा है, जो भी कंपनी का रॉ मटेरियल जिससे भी वो अपना फिनिश गुड्स बनाएगी, तो वो भी सब अकाउंट, ये सारी चीजें अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी कि अकाउंटिंग को ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया और बन गया, अकाउंटिंग एक एविडेंस होता है कि हाँ भी कंपनी में ये सारी चीजें इतनी इस तरह से चल रही है कि जो भी अगर हर चीज छोटी से छोटी चीज हो उस चीज का भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और रिकॉर्ड मेंटेन करने को अकाउंटिंग बोलते हैं, हर चीज का सिस्टमेटिक वे में। तभी तो उसको काउंटिंग को बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक मैनर में किया गया एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन जो भी कंपनी की मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो उधार में हो, चाहे कंपनी ने इंस्टेंट पेमेंट कर दी हो या इंस्टॉलमेंट में करेगी, या कंपनी ने लोन लिया हो, तो हर चीज जहाँ जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है कंपनी की, जिसके रिगार्डिंग आगे कंपनी अपनी डिसीजन लेती है, तो वो सारी चीजें काउंटिंग हेल्प करता है उसके आगे। और ये कंपनी का जो एक होता है ये गवर्नेंस मॉडल, जिसको हम देखते हैं द कंप्लीट गवर्नेंस टू स्टेटमेंट पाइपलाइन। गवर्नेंस मैंडेट करता है, जैसे जो भी सीएसआर होता है गवर्नेंस, तो उसके थ्रू कंपनी को अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है, और कंपनी अपनी सर्विस के लिए अकाउंट बनाती है, ताकि अब कंपनी अपनी खुद की इमेज देख सके कि हम कैसे, कितना चल रहा है हमारी कंपनी में, कितना घाटा है, कितना नुकसान, सप्लायर को कितना जा रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसमें। फिर उसके बाद जैसे गवर्नमेंट मैंडेट फर्स्ट स्टेप ये होता है, जैसे अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें तो पहले सारे मीटिंग वगैरह एजेंडा सारे पास होते हैं। फिर उसके बाद जो भी अगर आगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्टिविटी चलेगी, जो भी माल परचेज करेंगे वो कुछ भी करेंगे, फिर उसको जरा एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसकी रेजर में पोस्टिंग होगी, और फिर बाद में लास्ट में ट्रायल बैलेंस मिलेगा, और ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है पहले वो बनाने में, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल का देखते हैं कि जर्नल का इंपॉर्टेंस किसके लिए है। जर्नल का इंपॉर्टेंस है कि जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन होते हैं तो उसमें उसको दिखाते हैं कि हाँ भी इसने, हमने इतना इतना किया ये चीजें जो डेली ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी। और लेजर जो एक आईना दिखाते हैं, लेजर किन के लिए हेल्पफुल होता है, लेजर जो कंपनी के सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, उनको इमेज दिखा देता है कि इंस्टेंटली की कंपनी में इस तरह से लेजर में इस, जैसे कोई भी अकाउंट होता है लेजर के, हर अकाउंट के अलग अलग वो बनते हैं स्टेटमेंट उसमें। तो कैश का देखना होगा किसी सीएफओ को, कैश में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट हुआ है, कैश इनफ्लो कितना रहा कंपनी का, या कैश आउटफ्लो कितना रहा, तो वो इंस्टेंटली लेजर उनको शो करा देता है, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया। और फिर ट्रायल बैलेंस करता है जो स्टेक होल्डर होते हैं, इनकी जो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर टाइप से होते हैं, तो उनको दिखा देता है कि इमेज की ट्रायल बैलेंस, इनको इंस्टेंट दिखा जाता है कि इस कंपनी के रिसीवेबल इतने हैं, डेट इतने हैं, इसके पास असेट्स इतनी है, इसके लोन इतने हैं, कैपिटल इसकी इतनी है, इन्वेस्टमेंट इसकी इतनी है, तो सारी चीजें दिखा देते हैं। आप लोगों को इनके जर्नल जो होते हैं और इसका पता होता है फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल और ट्रायल बैलेंस इनका। यस सर। साक्षी, मधु, मौसम, आपको पता है कि ये जर्नल एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, जर्नल एंट्री ऐसे रिकॉर्ड की जाती हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस जो चीज है या लेजर है वो क्या चीज है? यस सर। ओके। ठीक है, तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जैसे देखा कि फिर ये होता है, अब देखते हैं कि जब ये लेजर ऐसे होते हैं कि लेजर में एंट्री इस तरह से होते हैं, जब भी हम एंट्री करते हैं कोई भी कंपनी की किसी भी ट्रांजेक्शन को लेके, तो इस तरह से एंट्री होती है जिसमें अंदर ये पर्टिकुलर ये बॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले वाला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, इसको एल एफ को एक्रोनियम है कि इसको लेजर फोलियो बोलते हैं, इसके लेजर फोलियो के अंदर आगे नंबर नोट किए जाते हैं, लेजर फोलियो 01,
लेजर फोलियो 02, लेजर फोलियो 112, जो भी आगे नंबर बनेगा उसका, फिर डेबिट। और ब्रैकेट में अमाउंट लिखी जाती है। अगर कोई कंपनी अपनी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कर रही है किसी भी और करेंसी में, जैसे हम तो इंडिया कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे रुपीज में रिकॉर्ड की जाएगी सारी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में वो डालते हैं कि जिस जिस वैल्यू में, जिस करेंसी में वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। डेबिट यानी कि डेबिट वही जो इस यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, किस में रूल में क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है। डेबिट पे कौन सा कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, जैसे कोई भी एक्टिविटी हुई है कि राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद दिस रुपीज, तो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल या कैपिटल काउंट डेबिट टू कैश, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चेक की जाएंगी कि जो भी उसके अकाउंट का फॉर्मूला बन रहा है। अगर कैश है तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में। और जो कैपिटल है यानी इक्विटी है वो किस अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में। वो सारी चीजें होती हैं। लेजर फोलियो का हेल्पफुल रहता है, जैसे लेजर फोलियो यहाँ पे नंबर दें इसको, लेजर फोलियो 01 या जो भी है। तो ये एक हेल्प करेगा कि जब हम लेजर बनाएंगे आगे तो लेजर वेहिकल ये ढूंढने में हेल्प कर देगा कि ये हमने लेजर वाले इस पोर्शन में हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी है। या फिर कोई, अब ये तो है नहीं किसी को कंपनी की इमेज ये देखनी हो कि बैलेंस वगैरह क्या चल रहा है कंपनी का, उसकी काउंटिंग इक्वेशन कैसे क्या कुछ चल रही है। तो जर्नल एंट्री तो खोल कर बैठेंगे नहीं, हो क्या क्या आपका दिन में 5,000 ट्रांजेक्शन, 10,000 ट्रांजेक्शन डेली की होते हैं कंपनी में, या महीने की लाख लाख ट्रांजेक्शन तक हो जाते हो, लाख लाख। तो वो भी तो है नहीं कि ट्रांजेक्शन को देखने बैठेंगे, वो ट्रायल बैलेंस देखेंगे या लेजर देखेंगे। लेजर देखना इसलिए रहता है, लेजर देखेंगे अगर उनको उस लेजर में जो भी एंट्री है उसके बारे में अगर उनको थोड़ा और डिटेल से देखना है कि इस ट्रांजेक्शन ये किस डेट को हुई थी, इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या था, कि किससे परचेज किया, क्या परचेज किया, किस रेट में परचेज किया, कोई भी चीज़ है तो वो उसमें देखेंगे। फिर लेजर फॉलो से उनको नंबर मिल जाएगी, उस लेजर फॉलो के अंदर लिखा होगा उसको जर्नल एंट्री का नंबर। फिर जर्नल एंट्री में यहाँ पे आ जाएंगे, वो जब भी जर्नल एंट्री ढूंढेंगे वो यहाँ पे मिल जाएगा उनको सारे उस ट्रांजेक्शन की डिटेल। अब जैसे ये डेट में डाली जाएगी, जिस डेट को जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पे जैसे आज 8 जुलाई 2026 है तो यहाँ पे आज की डेट डाल दी। फिर जो भी अकाउंट, जो भी डेबिट वाला पोर्शन ये होता है ऊपर वाला, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड करके लिखते हैं बिल्कुल ऐसे इक्वल इस लाइन में जो प्रॉपर लाइन चलती है। और जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है नीचे वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड होती है थोड़ा सा स्पेस देके, फिर टू से स्टार्ट होता है हमेशा, टू। और डेबिट वाले साइड को हमेशा जो भी लिख के, जैसे कोई भी चीज आई है, दिस अकाउंट दिस चीज डेबिट, और दिस लिख के उसका नाम लिख के जो भी चीज हुई है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके फिर डेबिट डेबिट वाला साइन डाल देते हैं, ये जैसे DR डॉट इसको डेबिट बोलते हैं। फिर क्रेडिट वाली साइड में लिख के जैसे टू, फिर आगे जो भी चीज हुई है, फिर ये आ जाती है नरेशन। ये जो ब्रैकेट में आप तो लोग देख रहे हैं थर्ड, और इसमें थर्ड कॉलम में, इसके अंदर नरेशन का है कि इसके अंदर नरेशन लिखी जाती है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, जैसे कोई भी मशीनरी परचेज की है तो उसको अगर इंस्टॉलमेंट में परचेज किया यानी क्रेडिट में परचेज किया है तो इसमें लिखा जाएगा कि, और पहला वर्ड इसका स्टार्ट होता है बीइंग से, BEING, बीइंग दिस मशीनरी परचेज्ड एट दिस रेट पर एनम, यानी कि ऑन क्रेडिट, यानी कि इस मशीनरी के हमें इतने परसेंट रेट से पेमेंट करनी है हर साल। या फिर जो भी इंस्टॉलमेंट जो भी बनेगा उसका, या फिर यानी कि उस नरेशन के बारे में भी ये तो नहीं सारी चीजें डेबिट और क्रेडिट वाले ऑप्शन में डाल देंगे। इसके अंदर तो मेन मेन चीज लिखी जाएगी उस ट्रांजेक्शन के या फिर उस डील के बारे में जो भी डिटेल होगी वो इस नरेशन में रिकॉर्ड की जाएगी। नरेशन ये नहीं कि सिर्फ इतनी लिखी जाए, क्या तो 2 लाइनों में भी आ जाए, क्या तो 3 लाइनों में भी आ जाए। इस तरह से ट्रांजेक्शन चलती है जर्नल एंट्री में। तो इसलिए जर्नल एंट्री में क्या दिखाती है कि व्हाट हैपेंड यानी कि जो क्या हुआ, यहाँ पे जो चीज आ रही है वो क्या बता रही है, व्हाट हैपेंड। और कब हुआ वो डेट बता रही है। और उसके बारे में और क्या हुआ वो यहाँ पे आ रहा है, और कितना हुआ, ये सब चीजें इसके जर्नल एंट्री के थ्रू देखते हैं हम। ये सारी चीजें, डेट, पर्टिकुलर, LF यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट, फिर क्रेडिट, ये 5 हेडिंग होती है इसमें मेनली। फिर देखते हैं कि जर्नल एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल की कोई कंपनी ने शेयर इशू करे 10 लाख के, तो वो कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या आया, अमाउंट आई। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, यानी कि उसके अमाउंट आया, तो यानी कि कैश या बैंक, उसके पास दो चीज आएंगी। तो उसके अकाउंट में रुपए आए तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि डेट लगा लो जैसे 5 जुलाई डेट है कोई भी, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि उसके अकाउंट में पैसे आए, डेबिट वाले को ऑप्शन में लिखा। फिर टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि उसके इक्विटी शेयर गए, इक्विटी शेयर उसने शेयर इशू किए थे ना, तो उसके शेयर तो चले गए। अभी इस यहाँ देखो कि ये इसके लिए अलग रूल लग रहा है और इसके लिए अलग रूल लग रहा है। तो इसलिए हर चीज का अलग रूल होता है, ये नहीं कि अगर यहाँ पे कोई रियल अकाउंट वाले रूल से चल रही है तो वो भी रियल यहाँ नीचे भी रियल अकाउंट वाले रूल से चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये रियल रूल से चल रहा है ये, और ये पर्सनल रूल से चल रहा हो, तो इस वजह से यानी कि रूल अलग अलग भी हो सकते हैं। ये नहीं होता कि दोनों जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं वो एक ही रूल से चलेगा, डेबिट के लिए अलग रूल,
क्रेडिट के लिए अलग अलग रूल होता है। तो इसलिए यहाँ पे अब ये इसके अकाउंट में, इसके बैंक अकाउंट में मनी आई, कैश आया, अमाउंट आई सॉरी। तो इसने बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि उसने शेयर इशू कर दिया, तो यानी कि उसकी इक्विटी शेयर चली गई। यहाँ पे हमेशा ये कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसके बाद में ये लिखते हैं A/, जिसका मीनिंग होता है अकाउंट। फिर बाद में जब लेजर में आते हैं तो ये अकाउंट में पे हेल्पफुल होते हैं, ताकि हमको इजीली हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें, जैसे जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट है तो जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे तो देख लेंगे बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ पे डेबिट है उनको डेबिट साइड में डाल दिया, और जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा गया है वहाँ पे उसको बैंक के लेजर में उसको क्रेडिट साइड डाल दिया, ताकि हमको बैंक की पूरी इक्वल वो मिल जाएगी वैल्यू, कितना हमने बैंक से, कितने हमने पेमेंट की है, कितने हमने बैंक बैंक अकाउंट में रिसीव की है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जैसे लेजर फुल नंबर डाल दिया, ये लेजर फुल नंबर 0801, और जैसे इस शेयर इशू किए 10 लाख के, और उसके अकाउंट में कितने आ गए 10 लाख अमाउंट। ठीक है, शेयर इशू करना आप सब लोग समझते हैं ना, जब भी कंपनी को अपनी कैपिटल या अपने अपने इनकम सोर्स, अपना इनकम सोर्स में सॉरी मतलब अपने फंड रेजिंग करना होता है कंपनी को फाइनेंशियली, तो कंपनी शेयर इशू कर देती है, या कहीं से लोन ले लेती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे हेल्प लेती है, या किसी से कोलैबोरेशन करके वो करती है, मर्जिंग हो जाती है, वो सारी चीजें करते हैं। जैसे अब ये देखो नरेशन है यहाँ पे, नरेशन का ये देखो फर्स्ट लेटर मैंने बताया था ना, फर्स्ट वर्ड जो होता है बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग फंड रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ न्यू शेयर। रेजोल्यूशन आगे जो भी इसके बारे में जो भी थोड़ी टेक्निकल टर्म आएगी, या फिर जो भी इसके इन्होंने इस रेजोल्यूशन को इस डेट में बनाया था, तो ये उसको पास करने के लिए इसको नंबर को डाल दिया ताकि इसको थोड़ा और हेल्प रहे। तो इस वजह से ये फिर ये सारी चीज चेक की जाती है। बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, इसलिए उसको डेबिट में डाल दिया हमने, ताकि उसके अकाउंट जो बैंक अकाउंट उसके अंदर मनी आए, यानी कैश आए उसके अकाउंट में, इसलिए डेबिट साइड डाल दिया। और जो ये शेयर कैपिटल है ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसको मतलब जो पर्सनल अकाउंट है किसी इंडिविजुअल अकाउंट है, पर्सनल, जो हमने 3 रूल पढ़े थे ना गोल्ड अकाउंटिंग के, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो ये उस रूल के अकॉर्डिंग ये पर्सनल अकाउंट वाले कॉलम में जाता है, जिसलिए इसको क्रेडिट में लिखा गया है कि जो चीज गई है डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। थोड़ा और देखते हैं कि जैसे अब चलो वो तो था शेयर इशू करने का, अब जैसे कुछ एंट्री ऐसी ऐसी भी होती है, जैसे हमने कैश दे के बैंक में जमा कराया, या बैंक में से कैश निकलवाया, तो इन एंट्रीज को बोलते हैं जहाँ पे कैश और बैंक दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है ना, यानी कि कैश जा रहा है बैंक में से, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमने खुद बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाया, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया, या फिर बैंक अकाउंट में से हमने अपने अकाउंट में से रुपए निकलवाए, यानी कि जो कंपनी अकाउंट से रुपए निकलवाए, तो यानी कि दोनों साइड यानी कुछ ना कुछ हो रहा है, एक साइड बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एक साइड कैश बढ़ रहा है, एक साइड कैश कम हो रहा है, एक साइड बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो इन एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 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 अब यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने बैंक से 10,000 रुपये विड्रॉ किए, एग्जीक्यूट मैनेजमेंट ड्रॉ विद 10 लाख रुपए फ्रॉम एन अप्रूव बैंक कैश क्रेडिट, यानी कि बैंक की जो एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जिसके अंदर यानी कि आपकी जितनी लिमिट होती है आप उससे उसके उतने रुपए निकलवा सकते हैं इंस्टेंटली, अगर आपको इंस्टेंट जरूरत है, आपके उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगता है, बैंक जो चार्ज लेता है अपना। तो इस जैसे यानी कि कोई भी कंपनी है यहाँ पे जो उसने अपने कैश क्रेडिट में से 4 लाख रुपए निकलवाए, और फिर यानी कि उसका बैंक अकाउंट कम हो गया, उसका बैंक बैलेंस थोड़ा, तो यानी कि पहले तो उसके पास क्या आया, उसके अकाउंट में रुपए आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक कैश क्रेडिट, यानी कि जो बैंक के कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी है, यानी कि लाइबिलिटी उसको कहीं कभी ना कभी तो देनी ही है, लाइबिलिटी होगी यानी उसकी देनदारी होगी। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए ये वाली चीज क्रेडिट साइड आ रही है, और ये वाली चीज डेबिट साइड आ रही है, यानी कि उसने ऑप्शन चूज किया कि मैं आज अपनी जो कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी, उसमें से मैं आज 10 लाख रुपए निकलवाऊंगा। उसके अकाउंट में तो पैसे तो आ गए, इसलिए हमने अकाउंट में पैसे है तो इसलिए हमने लिख दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट। फिर देखा कि जो फिर किस चीज से आए हैं, वो उसने कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी अवेल की थी, और कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी जो होती है वो होती है लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड शो किया, बीइंग फंड ड्रॉन फ्रॉम कैश क्रेडिट फैसिलिटी एज ऑथोराइज्ड। फिर यहाँ पे आगे लेजर खोले नंबर डाल दिया, जितने अमाउंट का वो डाल दिया, इस तरह से करके फिर ये चलता है। अब जैसे कंपनी का CSR होता है, जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कंपनी एक्ट में देखते हैं हम, जो मैंने टिक रखा है, तो जो कंपनी एक्सपेंस करती है वो तो वो भी कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कंपनी ने लगा लो कि उन्होंने मीटिंग में ये पास किया कि ये इस अब के बार हम 2 लाख रुपए किसी भी कोई भी अपने लोकल एरिया में कोई भी प्रोग्राम चलाएंगे, हम कोई भी फंक्शन या कुछ भी करना है तो उसके लिए हम 2 लाख रुपए करेंगे सैंक्शन CSR के लिए। तो यानी कि CSR एक्सपेंस, यानी कि
ये अब हमारा नॉमिनल अकाउंट लॉस हो गया, सीएसआर आता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यानी कि एक्सपेंस हो रहा है, सीएसआर एक एक्सपेंस है, तो यानी कि इसको कहाँ डिनोट करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में सर। हाँ डेबिट में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने डेबिट में हो रहा है सीएसआर एक्सपेंस डेबिट, ये डॉट 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 बस थोड़ा सा ताकि स्पेस देने के लिए दिखा रखा है यहाँ पे थोड़ा कि ताकि स्पेस रहे, और फिर डेबिट का साइन, ये साइन लिख दिया डेबिट नंबर, फिर टू, फिर यानी कि क्या क्या है कंपनी की तरफ से कैश, अगर कंपनी बैंक से पेमेंट करे तो बैंक चला जाएगा, टू कैश की जगह टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। फिर आगे सेम वही प्रोसेस लेजर फोलियो, और जितनी अमाउंट गई है मतलब क्रेडिट वाला पोर्शन में क्रेडिट वाली अमाउंट, और डेबिट वाले पोर्शन में डेबिट वाली अमाउंट, अमाउंट तो सेम ही रहेगी यहाँ पे। फिर आगे नरेशन लिखा है बीइंग कैपिटल डिप्लॉयड फॉर प्रोजेक्ट, यानी कि नरेशन इसके अंदर थोड़ी डिटेल लिखी जाती है कि कंपनी ने अपने सीएसआर एक्सपेंस के लिए इतने रुपए दिए हैं या फिर जो भी चीज़ की है, इसलिए सीएसआर नॉमिनल अकाउंट के लिए उसके उसके अकॉर्डिंग चला गया, और फिर आ गई है फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग आ गई जो कैश वाली है ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। फिर आगे जाता है लेजर, लेजर के थोड़ा एक इस तरह से होता है जो इसकी, जो लेजर दिखता है हमको, जैसे कोई भी किसी भी कैश को ले कैश का लेजर बना रहे हैं तो टी शेप में होता है कि ये, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। आप लोग देखिए ये स्क्रीन में देखिए, दिख रहा है ये स्क्रीन में आपको, एक लेजर, ये एक लेजर होता है, इस तरह से लेजर अकाउंट बनते हैं। जैसे मैं ये नेम ऑफ द अकाउंट है, दिख रहा है आपको ये? यस सर। हाँ तो नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे कोई कैश को लेके लेजर बना रहा है कि कैश को लेके हमने देखा कि हमने इतने कैश रिसीव किया, हमने इतना हमने पेमेंट किया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ द अकाउंट, यानी कि कैश के बारे में हम रिकॉर्ड करें तो कैश काउंट लिखा गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेट डाल दे, जिस डेट को, डेट वैसे डालना कोई मैंडेटरी इतना नहीं होता, अगर चलो ज्यादा डिटेल बने तो डाल देते हैं डिटेल। फिर यहाँ पे जो जो हुआ, जैसे कैश काउंट डेबिट जहाँ से जैसे भी हुआ था, जब हम इसमें देखते हैं कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ था, जहाँ पे कैश डेबिट रहेगा तो उसके साथ जो भी एंट्री क्रेडिट वाले ऑप्शन में लिखी जा रही थी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और जहाँ जहाँ पे कैश क्रेडिट साइड लिखा जा रहा था, यानी क्रेडिट साइड यानी कि जो नीचे वाली साइड थी सेकंड कॉलम में, तो जहाँ जहाँ पे कैश क्रेडिट साइड लिखा गया था तो उसके साथ जो डेबिट वाली साइड की जो एंट्री होगी उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जितने अमाउंट से जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो अमाउंट लिखी जाती है इस कॉलम में, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री बनाते हैं वहाँ पे लिखा जाता है लेजर फोलियो, LF। यहाँ पे लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है जर्नल फोलियो, यहाँ पे उस जर्नल एंट्री का नंबर लिखा जाता है 0102 जो भी, ताकि यहाँ से हम देख सकें कि वो जर्नल एंट्री के इस नंबर में है वो सारी चीजें। तो फिर यहाँ से जब भी अगर बैलेंस बढ़ रहा है घट रहा है जो भी, अगर डेबिट साइड जाता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो बचा हुआ बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ रही है डेबिट साइड कम है तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो बैलेंस अगले आगे लेके जाना, कैरेट डाउन ड्राउट डाउन जो भी होता है। ठीक है, तो फिर ये था जैसे लेक्चर अब देखा हमने कि जैसे जहाँ जहाँ पे जिस जिस जगह पे कैश क्रेडिट लिखा जा रहा था तो वो ट्रांजेक्शन जिसके उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड थी तो वो हमने डेबिट वाले कॉलम में डाल ली, जो डेबिट वाला कॉलम होता है ये। और जहाँ जहाँ पे कैश क्रेडिट साइड लिखा जा रहा था वो कॉलम वो चीज़ हमने डेबिट साइड में डाल दी। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हर यहाँ पे देखा जाता है कि लेजर एक हर हर अकाउंट का एक होम सा होता है, यानी कि उसके अंदर सारी चीजें समा जाती हैं उसकी, जहाँ जहाँ पे उसने डेबिट किया, जहाँ जहाँ पे उसने क्रेडिट हुआ, जहाँ जहाँ पे वो चीज, तो वो सारी चीजें लेजर में रिकॉर्ड कर ली जाती है। कैश के लिए अलग कैश लेजर बनेगा, यानी कैश अकाउंट बनेगा, बैंक के लिए अलग से बनेगा। कोई भी इंडिविजुअल से कोई भी कंपनी ने क्या पता पूरे साल में एक पर्टिकुलर पर्सन से, यानी कोई भी है राम श्याम मोहन, एक ही बार से ट्रांजेक्शन किया, लेकिन उसके लिए भी कंपनी लेजर बनाएगी ताकि उसको सहूलियत रहे। आगे उसको जब भी अपनी ट्रांजेक्शन सारी वो अपने सारा बैलेंस देखेगी लास्ट में, ताकि इसको ये पता चले कि इस पर्सन से उसने इतने टाइम में या फिर इस ईयर में इतनी डील की है, इतने रुपए की ट्रांजेक्शन हुई उनके बीच। कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई सप्लायर हो गया, कोई भी अदर पर्सन हो गया, कोई भी अदर बिजनेस हो गया, उससे भी जो भी डील की है। इवन जैसे जो असेट्स होती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये भी इनके लिए भी लेजर बनाए जाते हैं। जब जब मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी डेबिट हुई तो उसके लिए फिर किस लिए किस तरह से पेमेंट किया मैंने, कैश से बैंक से, वो चीज़ें लिखी जाएंगी। या फिर इन चीज़ों पे जो भी असेट्स होते हैं इन पे जैसे टाइमली हमको थोड़ा थोड़ा वो भी कराता है एक्सपेंस,
या फिर चीज़ें डेप्रिशिएट भी होती हैं तो वो चीज़ें भी लिखी जाएंगी। डेप्रिशिएशन अकाउंट होता है। डेप्रिशिएशन क्या होता है, कोई भी एसेट्स होती है तो ये तो है नहीं कि कोई एसेट्स वो लाइफ टाइम रहेगी हमारे साथ। जैसे कोई भी प्लांट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, तो कोई बिल्डिंग है तो ये तो है नहीं कि वो एक बार बना दी बिल्डिंग तो लाइफ टाइम ही कई हज़ारों सालों तक चली जाएगी। उसकी लाइफ कुछ ही टाइम तक की होती है, तो उसके लिए कंपनी अपने आप ही बैलेंस, डेप्रिसिएशन बैलेंस में रखता है कि इतने साल बाद उसको वो कम कर देंगे हर साल। जैसे कोई भी कंपनी कोई भी मशीनरी परचेज की किसी कंपनी ने 5 लाख की, तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने देखना है कि ये 10 साल तक ही ठीक चल पाएगी हमारे पास, तो 10 साल के हिसाब से वो हर साल उसके लिए वो डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि इस साल 20,000 डेप्रिशिएट कर दिया, अगले साल फिर से 20,000 कर दिया। डेप्रिशिएशन के भी अलग अलग मेथड होते हैं, 7 8 मेथड होते हैं जो मेनली यूज किया जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं, यानी कि परसेंटेज। जैसे कंपनी में आते हैं भी इसको 2.5 साल से हर साल डेप्रिशिएट करना है। अब 2.5 साल अगर, एक तो सिंपल मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं जिसको, उसके लिए तो हर साल यानी कि 5 लाख में सीधा 2.5% जितना बनता है वो हर साल उतना डेप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन रिटर्न डाउन वाले मेथड होता है जो उसके अंदर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता हो। जैसे 5 लाख में से पहले 2.5% माइनस करके फिर जो बैलेंस बचता है फिर अगले साल फिर उस बैलेंस में से फिर 2.5% माइनस किया, फिर अगली बार उसमें से जो बैलेंस बच रहा था फिर उसमें से फिर 2.5% माइनस किया। उस तरह से कंपनी में एक्शन में वही चीजें चलती हैं। और जैसे अब हम जो चीज देख रहे हैं, जैसे अभी हमने ये जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा देखा, ये लेजर का देख रहे हैं अभी हम, तो ये ऐसा नहीं होता कि कंपनी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज चलता है। कंपनी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता ही है, क्योंकि जो हम चीजें बुक में पढ़ते हैं वो थोड़ा रियल वर्ल्ड में आके थोड़े उनका अलग इम्पैक्ट होता है, उनका अलग तरह से शो होती हैं वो चीजें। क्या पता कोई कंपनी थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से करे, लेकिन थोड़ा अलग तो पड़ ही जाता है। और बैंक वाले तो हमारे बिल्कुल अपोजिट होता है। जो चीज़ हम, जैसे अब हम कैश अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, कैश हमारे पास आया टू बैंक बैंक आया, यानी कि बैंक हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक अपने जब बैंक खुद की अपनी जब बैलेंस शीट वगैरह सब बनाता है तो उसमें देखेंगे कि हमारे नाम से उसने डेबिट कर रखा है जबकि हमने बैंक को क्रेडिट कर रखा है। तो वो बैंक में उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है जो भी हम करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं इसमें। पोस्ट करेंगे उसको, फिर बैलेंस करेंगे कि लेजर में कहाँ कहाँ कैसे किया जाएगा वो। लेजर में फिर बनता है, लेजर भी कई तरह से बनते हैं ये, जैसे मैंने बताया कि कैश के लिए, सर्ट्स के लिए, बैंक के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, कोई सप्लायर के लिए, कोई भी गुडविल गुडविल अकाउंट है जैसे उसके लिए भी लेजर बनेगा कंपनी के लिए, कोई कैपिटल अकाउंट है उसके लिए भी लेजर बनेगा कंपनी का। ताकि लेजर बने, लेजर इनको हेल्प करेगा, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, इनको इनको इंस्टेंटली शो करने के लिए कि कितना इनके पास बैलेंस बच रहा है, आगे इनको क्या एक्टिविटी करना है, कितना का इनको कैसे क्या डिसीजन लेना है। इन्होंने प्लानिंग की थी कितना एक्सपेंस करना है, इतना हमने ये अचीव करना है, तो वो अचीव हुआ है नहीं हुआ, या फिर एक्सपेंस इनके अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर ज़्यादा एक्सपेंस चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं वो। फिर लेजर के बाद आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी कि टी, टी जो वर्ड है, यानी कि टी शेप में बनता है ये, टी का मार्क ना कि इस तरह से बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक लगा लो एक आईना होता है कंपनी की एक्टिव अकाउंटिंग एक्टिविटीज का। ट्रायल बैलेंस इंस्टेंटली हो जाता है कंपनी के पास, कंपनी घाटे में है या प्रॉफिट में है, कंपनी कंपनी के पास कितना बैलेंस बच रहा है, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लोन कितने हैं, एक इंस्टेंट बैलेंस शो कर देता है। ताकि जिसको थोड़ा ज्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाए तो ट्रायल बैलेंस ही इंस्टेंटली प्रूव कर देता है कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, कैसे स्टैंड कर रही है। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फिर लास्ट में तो बस वही बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाता है। ट्रायल बैलेंस में जैसे जब भी बैलेंस बनता है तो उसके अंदर दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और वो दोनों इक्वल आ रही होती हैं। अगर इक्वल नहीं आती तो यानी कि हम समझ जाते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा गलत है, हमने गलत बना दिया है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक इसमें, ये देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा, ट्रायल बैलेंस है ये, किसी कंपनी में दिख रहा है आपको। यस सर। ट्रायल बैलेंस में जैसे जो जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कंपनी ने कितना बिल पे किया, फिर उसको इंश्योरेंस चार्ज, कंपनी इंश्योरेंस कराया तो उसको चार्ज इतना हुआ, डेबिट आया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इतनी आई। जो जो जिस जिस अकाउंट के रूल से जो जो ट्रांजेक्शन है उसका ऐसे लेजर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर करके उसको जो लास्ट में बैलेंस बनता है उनका टोटल का, फिर ऐसे रिकॉर्ड करके देखते हैं कि डेबिट साइड है जो वो क्रेडिट साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो यानी कि हमने हमने पीछे कहीं लेजर में गड़बड़ी की है। फिर हम लेजर में जाएंगे देखने के लिए पीछे कि हमने लेजर में क्या, कहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, फिर उसमें लेजर में ढूंढेंगे। इसलिए ट्रायल बैलेंस एक प्री इमेज शो कर देता है कंपनी की जो भी अकाउंटिंग एक्टिविटी हो रही है, कि वो उसने हमने ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो। तो इस वजह से ये एक मैथमेटिकल चेक करने के लिए एक अच्छा वो होता है कि हमने जो चीज़ें कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है हमारी वो ठीक हो रही है नहीं हो रही है।
ये डाटा फिल्टर अपने आप कर देता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको खुद ही पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ताकि फिर हमको बताता है कि अगर ये ठीक है तो फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि वो अकाउंट होता है जिसके अंदर कंपनी को जितना भी साल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड करती है कंपनी अपना। और देखते हैं ट्रायल बैलेंस के क्या, ट्रायल बैलेंस में क्या देख पाते हैं कि ये देख पाते हैं कि इसमें डेबिट चीज करी जा रही है, तो वो उसमें ये नहीं करते कि उसको क्रेडिट में मैच करेंगे। जैसे अब हमने देखा था कि बिल पे किया, 5,000 का पे किया तो ये था ना, तो उसको क्रेडिट साइड लिखा तो उसको डेबिट साइड भी लिखी कंपनी। डेबिट साइड में क्या पता किसी और फॉर्म में है वो, बिल पे किया है तो यानी कि कैश घट रहा होगा उसका, तो कैश घट रहा होगा, क्या कैश थोड़ा कमा के लिखा वहाँ पे। तो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। जैसे अभी बताया मैंने कि इसमें एरर हमें खुद ही डिटेक्ट हो जाती है कि एरर हमने कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। हमारा बैलेंस जो हमने लेजर अकाउंट बनाया इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रायल बैलेंस सही बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हम सही खड़े हैं नहीं खड़े हैं। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये नहीं होती कोई एंट्री डबल डबल बार रिकॉर्ड की जाएगी, एक एंट्री के बार रिकॉर्ड की जाता है, जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन ठीक करी है हमने या नहीं की है। और उसके अंदर कैसे चीजें हम देख नहीं पाते किसके, कुछ तो चीजें जैसे इसके अंदर कोई एंट्री एक साइड रिकॉर्ड नहीं की जाती, एक साइड रिकॉर्ड की जाती है। और इनमें से होता है वो कभी कभार कोई चीजें गलत हो जाती है तो उनको पता चल जाता है। कोई चीजें अगर हम गलत कर पाते हैं तो वो तो हमें बैलेंस से पता चल जाता है मेनली, तो हमें इसमें से खुद नहीं शो करता है कि भी इसमें जैसे हमने मशीनरी अकाउंट का हमने क्या पता हमें डेबिट में डालना हो, उसके अमाउंट के रिगार्डिंग जो भी हमने डालनी थी वैल्यू, क्या पता हम क्रेडिट में डाल कर बैठ जाए, लेकिन क्या पता लास्ट में बैलेंस भी शो इक्वल हो जाए। लेकिन वो थोड़ा हमें खुद ही ध्यान रखना होता है कि ट्रायल बैलेंस खुद नहीं शो कर पाता कि ये आपने गलत डाल दिया, वो तो हमें खुद देखना होता है कि हमने जो चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं इसमें जर्नल में लेजर में या ट्रायल बैलेंस में, कि वो हम सही फॉर्मूले से रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलत फॉर्मूले से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यानी कि हम गलत है। ट्रायल बैलेंस तो बस ये बैलेंस दिखा देते हैं कि बैलेंस इक्वल मैच हो गया तो ठीक है, अगर बैलेंस इक्वल मैच नहीं हो रहा तो यानी कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो उस तरह से फिर ट्रायल बैलेंस थोड़ा शो कर देता है हमको एक इमेज रेप्लिका कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटी सही चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल है कि ये इसके अंदर जो जो चीजें हैं जैसे शेयर कैपिटल है, तो उसको क्या चीज़ है नेचर, पहले उसको देखते हैं नेचर। कंपनियां कुछ कंपनियां अपने सहूलियत के लिए नेचर भी लिख देते हैं उसका कि नेचर है वो, कोई इक्विटी है कोई लाइबिलिटी हो कोई एसेट्स है कोई इनकम है एक्सपेंस, उसको भी नोट कर देते हैं ताकि उनको सहूलियत रहे कि देखने में इंस्टेंटली क्या है वो। फिर उसका लेजर फॉलो नंबर भी डाल देते हैं उसका कि इस लेजर में हमको इसके बारे में थोड़ा और देखने को मिलेगा कि इस लेजर में इसके बारे में टोटल ट्रांजेक्शन क्या वजह से शेयर कैपिटल हुई है। कंपनी ने 50 लाख के शेयर इशू करे, और बैंक से लोन लिया कंपनी ने 40 लाख की। इस तरह से कंपनी सारे देखते हैं कि लास्ट में आके जैसे अब देख रहे हैं हम यहाँ पे सारा लास्ट में आके सारा बैलेंस इक्वल आ रहा है, 2 करोड़ 10 लाख, यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख, सारा बैलेंस सेम आ रहा है। अब एक चीज देखने की है इसमें, जैसे आप ये देख रहे होंगे ऑपरेशनल रिवेन्यू अकाउंट, ये एक इनकम में है, यानी कि कंपनी को लगा लो 1 करोड़ 20 लाख का रिवेन्यू हुआ है। अब वो ये तो है नहीं कि 1 करोड़ 20 लाख का सिर्फ क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, वो डेबिट में भी कहीं ना कहीं किसी और तरीके से दिखेगा। तो वो दिखेगा जैसे ये रहा, CSR एक्सपेंस पे तो कंपनी ने कर दिया 1 करोड़ 20 लाख में से 2 लाख उस पे कर दिया कंपनी ने CSR एक्सपेंस पे, और बचा हुआ 1 करोड़ कर दिया इस पे कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया उसका वो कैश और बैंक का बैलेंस बच गया 1 करोड़ का। यानी कि उसमें से कुछ फॉर्म उसके पास कंपनी के पास कैश होगा, कुछ उसके पास बैंक बैलेंस होगा। इस तरह से ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड की जाती हैं। और अब कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, जैसे अकाउंटिंग एक्टिविटी जैसा हमने अपने परसों वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे कोई भी एक्टिविटी होती है चाहे हम इंडिविजुअल एक्टिविटी लगा लो उसकी अकाउंटिंग एक्टिविटी लगाने की, वो कैसे एक नेशन की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन करती है। तो देखते हैं को लेजर को बनाती है, अपने वेजेस पे करती है, GST पे जो भी टैक्स वगैरह पे करती है, या फिर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करती है वो देखेंगे। फिर आगे वो जाएगी बैंकिंग सिस्टम में, फिर बैंक भी देखेगा उनको कैसे बैंक की तरफ से जो जो एक्टिविटी है बैंक ने किसको कितना लोन दिया है, बैंक ने कितनी बैंक ने पेमेंट की है, कितनी बैंक के पास रिसीवेबल आई है, कितनी बैंक ने मनी सप्लाई की है, सर्कुलेशन में आई है। फिर उसके बाद टैक्स वाली चीजें देखी जाएगी, टैक्स कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ, GST अकॉर्डिंग कितना टैक्स आया है, इनकम टैक्स अकॉर्डिंग कितना आया है, MCA यानी कि मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर, वहाँ पे जो भी कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट होती है तो वो अपनी फाइलिंग करती है तो उसके थ्रू जो पेमेंट आई है वो कितनी आई है, या फिर और भी चीजें जो होती हैं जो भी गवर्नमेंट के पास अमाउंट जाती है जैसे जैसे, या फिर जो जो रियल जो जो हमको दिखती है एक्चुअल में कि कहाँ कहाँ से कैसे फंडिंग कैसे सर्कुलेट हो रही है।
तो फिर सारी चीज़ें लास्ट में जाके वो सारी चीज़ें बना देते हैं, नेशनल स्टेटस के पास जाती है वो सारी चीज़ें। जैसे अगर फर्म पे किसी ने कोई भी इन्वेस्ट किया है, तो वो भी जाके बाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट में जाएगा। वो बैंक ने लोन दिया, जितना भी लोन दिया है, या बैंक के पास जितनी भी अमाउंट आई है, बैंक के पास जितना भी कैश क्रेडिट, कितना भी कैश है बैंक के पास, वो सारा फिर नेशनल स्टेटस में जाता है कि जो बैंक ने कितनी पेमेंट की, कितना लोन हुआ है हमारे हमारी कंट्री में टोटल इतना साल, इतना लोन हुआ है इस साल। और टैक्स यानी कि इस साल हमने कितना टैक्स इंडिविजुअली लगा लो, या कॉर्पोरेट टैक्स लगा लो, या इनकम टैक्स लगा लो, तो इस साल किस बंदे ने या फिर कॉर्पोरेट ने कितना टैक्स दिया है, कितना टैक्स जनरेट हुआ है इस साल के अकॉर्डिंग। वो सारी चीजें फिर लास्ट में जाकर जीडीपी के अकॉर्डिंग, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जनरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग काउंट होते हैं, जिसके अंदर कंजप्शन देखते हैं हम, नेशनल कंजप्शन, यानी कि पहले एक इंडिविजुअली कंजप्शन देखेंगे। ऐसे ऐसे इंडिविजुअली कलेक्ट होकर एक की दो की कंपनीज की भी होगी, जैसे एक फर्म की, दो फर्म की कंपनी की होगी, एक फर्म की, दो कंपनी की। और फिर बैंक वाले देखेंगे बैंक ने इन्वेस्टमेंट कैसे कितनी की है, तो ऐसे ऐसे एक बैंक की, दो बैंक की, सारे मिला के टैक्स देखेंगे। तरह तरह के टैक्स हो गए, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ें फिर जो लास्ट में इसमें जाएगी, कंजप्शन हो गया, नेशनल कंजप्शन हो गया, इनकम होगी, नेशनल इनकम, सॉरी नेशनल इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल ने कितनी की है, किसी कंपनी ने कितनी इन्वेस्ट की है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है। फिर उसके बाद सेविंग देखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे कितने, किस पॉलिसी को कितना कितना एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिचर किया है। और फिर देखेंगे कि हम जैसे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो इतना भी हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में जाके हमारी नेशनल वैल्यू हो जाती है, नेशनल जीडीपी वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जो कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, एबीसी मैन्युफैक्चरर, वो बैंक से 10 लाख का लोन कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटी अवेल करते हैं। जैसे देखते हैं कि बैंक के पास तो वो बढ़ गया, एक बैंक ने कैश दिया है, यानी कि बैंक को एक देनदारी आ गई, बैंक की लेनदारी आ गई, बैंक को डेटर बढ़ गए बैंक के। और आरबीआई के पास भी डाटा जाता है इससे, कि इतना इस बैंक ने इतना लोन दिया है सर्वर में, यानी कि बैंक आरबीआई देखेगा, सभी बैंकों, आरबीआई क्या है, सभी बैंकों पर नजर रखने वाली एक बॉडी है। तो देखेगा कि इन 10 बैंकों ने इस इंडिविजुअली, एक बैंक ने इतना 5 करोड़ का लोन दिया, इसने 10 करोड़ का लोन दिया, इसने 500 करोड़ का लोन दिया, सारा लोन का देखे कितना लोन गया है इस साल मार्केट में, तो वो सारा टोटल कैलकुलेट होगा। जो भी आरबीआई डाटा रिलीज करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, वो सारे रिलीज करते हैं डाटा। और फिर देखेंगे कि जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे कंपनी ने 10 लाख रुपए लिए है, तब ये तो है नहीं कि वो अब लेके बस अपने अकाउंट में ऐसे रहेंगे। उन्होंने किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट किया, उसको कोई इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, या कोई उन्होंने असेट्स परचेज किए हो, तो उसमें देखेंगे वो, तो जैसे जैसे देखेंगे कि मशीनरी कहाँ कहाँ कितनी बढ़ रही है मशीनरी, तो देखेंगे कि यानी कि इनपुट, प्रोड्यूसर इनपुट इतना बढ़ रहा है, पोस्ट इनपुट इनपुट इतना बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के लास्ट में फिर नेशनल वाले पोर्शन में जाते हैं, जहाँ से नेशनल आइडिया मिल जाता है कि इतना इतना हमको जनरेट हुआ है, इतनी नेशनल इन्वेस्टमेंट रही, चाहे उसमें इंडिविजुअली भी काउंट होगी, उसमें कंपनी वाइज भी काउंट होगी, उसमें किसी ने भी लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने अपने आप को फंडिंग की हो, तो वो फंडिंग सारी बाद में जाके हमारी नेशनल जो ये डाटा होते हैं इनमें जाते हैं। जो भी इंडेक्सेस होते हैं, जीडीपी हो गया, हेल्थ इंडेक्स वगैरह, जो भी सीपीआई हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें उनमें कैलकुलेट होती है बाद में जाके लास्ट में। तो जिससे हमारी इमेज, या फिर जैसे तभी तो कहते हैं ना कि सारे ट्रांजेक्शन को हमें सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना, ताकि कल को लगा लो कि एक हमारे पास भी, खुद के पास भी डाटा सही रहे कि हमने इस साल इतना ट्रांजेक्शन या इतने अमाउंट की हमने फंडिंग कुछ भी किया हो। और एक हमारी गवर्नमेंट के पास, यानी नेशनल बॉडी के पास भी डाटा जाता है कि इस साल हमारे देश में इतनी फंड, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कंपनी वाइज लगा लो या फिर बाहर के वाइज लगा लो, या फिर इतनी हमने इतना लोन लिया है, इतना मार्केट में पैसा सर्कुलेट हुआ है, इतना कैश आउटफ्लो हुआ है, इतना इनफ्लो हुआ है। वो सब चीज़ इसके अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, ताकि अकाउंटिंग एक, इसलिए अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ताकि लोग जो भी बोर्ड में डिसीजन लेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं, अब ये तो है, इनको डील तो करना है किसी ना किसी उसमें, अकाउंटिंग वाले में तो होना पड़ेगा उनको। वैसे मतलब यार, मतलब जो भी करेंसी वैल्यू होती है उसमें डील करेंगे सारी, कोई भी कंपनी हो गई। तो इस वजह से फिर सारे काउंटिंग रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो के फिर लास्ट में वो नेशनल डाटा में जाती है। नेशनल डाटा फिर नेशनल को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारा नेशनल डाटा अच्छा आ रहा है, जीडीपी हमारी अच्छी जा रही है, इन्फ्लेशन रेट हमारा नॉर्मल चल रहा है, जो एक रेट होता है, वैलिड रेट होता है 2% to 4 रेट जो बोलते हैं, जिसको आइडियल रेट बोलते हैं। तो फिर जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो अगर ठीक चल रही है, यानी कि कम चल रही है, वो ठीक है, यहाँ पे लोग हेल्थ भी अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, सेविंग भी अच्छी चल रही है। और कैपिटल की जब, यानी कि जब सारे स्ट्रक्चर का जो नेशनल जो भी डाटा होता है सारा अच्छा आएगा, तो इससे हमारी कंट्री की इमेज भी अच्छी बनेगी कि हमने कितना
इस साल हमारी कंट्री ने इतना हमने इन्वेस्ट किया इस कंट्री में, या फिर इस कंट्री की हेल्प से इतना हमने लोन किया। सारी चीजें हमारी इमेज अच्छी शो करती है। क्या नहीं, लगा लो हमने बाहर से, हमारी कंट्री में बाहर से किसी दूसरी कंट्री ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो हम, यानी कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है। इससे हमारा एक फायदा ये होगा कि हमारा रुपये की जो वैल्यू है वो भी स्ट्रांग होगी हमारी। जितना अदर करेंसी में हमारे पास फंडिंग है, जैसे लगा लो कि जो जो जिन जिन कंट्री के कंपैरिजन हमारा रुपये की वैल्यू थोड़ी डाउन है, डॉलर, पाउंड, दिनार, और भी जो जो करेंसी है, तो अगर लगा लो डॉलर में हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई भी यूएसए कंपनी है या फिर जहाँ जहाँ पे यूएस डॉलर एप्लीकेबल है, तो वहाँ वहाँ से फंडिंग आ रही है, तो यानी कि हमारे रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, यानी कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही है। तभी तो गवर्नमेंट इंक्रीज करती है फॉरेन टूरिज्म को। जैसे जैसे जो जो हिल स्टेशन हो रहे होते हैं या फिर टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट स्पॉट उनको मेंटेन करते हैं और उनको धीरे धीरे डेवलप करते हैं, ताकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़े, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, जिससे हमारी कंट्री को भी हेल्प मिलती है। फिर देखते जो भी हमने आज सारा किया कि जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एक उससे पॉलिसी बना देती है, इससे सारी चीज़ों से देखते हैं कैसे क्या कितना हुआ। जर्नल जर्नल में देखते हैं कि, यानी कि ये जर्नल है, ये सारी चीजें फंक्शन है कि वो क्या चीज कर रहे हैं और उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा। यानी कि जर्नल में क्या चीज करते हैं, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, यानी कि डे टू डे वाइज होगी, और अमाउंट टू अमाउंट पर्टिकुलर सिंगल टू पॉइंट सेंट वाले अमाउंट भी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ये नहीं कि कोई अमाउंट जैसे पॉइंट डेसिमल कोई वैल्यू रहता है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अकाउंट सारे अमाउंट सारे रिकॉर्ड की जाती है, वो तो चलो हम थोड़ा इजीली एक अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा राउंड फिगर में वैल्यू ले लेते हैं, वरना एक्चुअल में सारी वैल्यू इसमें नहीं आती राउंड फिगर में। तो फिर जनरल एंट्री जब बनती है तो उससे फिर जो बोर्ड का रेजोल्यूशन होता है वो देखा जाता है कि वो कितना इनिशिएशन से कितना अच्छी तरह से चल रहा है। लेजर होता है, फिर जब जनरल एंट्री अच्छी तरह से बन जाए तो लेजर में वो पोस्ट होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के डिफरेंट डिफरेंट लेजर बनेंगे, तो जिससे सीएफओ सीईओ या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उनको हेल्प मिलती है कि वो इमेज देखने में कि उनको कैसे, जो भी उन्होंने मीटिंग में जो भी उन्होंने एजेंडा रखे थे, जो भी प्रपोजल था उनका, वो अच्छी तरह चल रहा है। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, इन सारी चीज़ों का सम अप बन के ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी चीज़ों को सम अप करके उसका डेबिट साइड डल जाएगी, वो जो चीज़ क्रेडिट साइड डलनी है क्रेडिट साइड डल जाएगी, ताकि इससे जो स्टेक होल्डर होते हैं फिर खुद को भी लगा लो, उसको एक इमेज मिल जाती है कंपनी की इमेज कैसी है, फिर कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, कैसे स्टैंड कर रही है। फिर लास्ट में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर बताया था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी, जिससे बाद में शेयर होल्डर हो गए या फिर जो रेगुलेटर होते हैं, जो भी अदर कोई भी अदर पर्सन होगा जिसको इंस्टेंटली एक बार देखना भी होता है, चलो भी ट्रायल बैलेंस क्या तो उसको ना शो हो पाए, तो लेकिन बैलेंस शीट तो शो हो जाती है उसको, तो देख पाता है कि बैलेंस शीट कंपनी क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट अगर उसको सही रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और इच्छुक होगा। तो इस तरह से सारी चीजें अकाउंटिंग किस तरह से हेल्प करता है, एक इंडिविजुअल से लेकर कंपनी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होती है जब, तो उस मीटिंग के स्टार्ट होकर कैसे वो सारी चीजें अकाउंटिंग वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो कैसे एक नेशन के साथ हमारी कोलैबोरेट करती हैं, कैसे नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन रहता है हमारा। ये नहीं कि अकाउंटिंग करके है बस हमने बैलेंस शीट बनाती है बस भी चलो हमारा अगले साल का फिर हम अगले साल फिर देखेंगे। नहीं, वो सारी चीजें नेशनल में भी काउंट होती हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जब भी आता है जनवरी में आता है, कि और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे के बाद ही फिर हमारा बजट रिप्रेजेंट होता है। गवर्नमेंट भी तो बजट जिस तरह से अलॉट करती है, जैसे जैसे कंपनी के जो नई 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 कंपनी जो जो चीजें कोई भी इन्वेंशन हो रही है या फिर कोई नई नई पॉलिसी लेकर आ रही है कंपनी, तो वो सारी सारी चीजें इसी तरह से देखते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट बजट में जो भी पास करती है तो कैसे वो उस तरह से लेके कंपनी को आगे कैसे बिहेव करना है। गवर्नमेंट जो जो नए नए प्रपोजल लेकर आती है उस तरीके से आगे फिर सारी चीजें चलती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये था। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई थोड़ा क्वेरी कोई डाउट कुछ पूछना हो, वैसे आप लोग सभी ने देख तो रखे होंगे, जब आप लोग बुक पढ़ते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं, कैसे करती हैं हम इसमें, या लेजर हो गया या ट्रायल बैलेंस हो गया। Yes, sir. कर रखे हैं ना सभी ने। Yes, sir. तो, और तो फिर लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आपको कुछ काम दिया था, नहीं देख रखी साक्षी? कोई ना, भी मैंने आपको दिखाया जैसे लेजर का बताया मैंने आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ जर्नल एंट्री का टाइप।
अब देखिए मैं आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ कुछ। ये तो है जरा, ये जरा एंट्री की है जैसे जो होती है ये जर्नल एंट्री, जैसे ये डेट डल रही है इसमें। फिर पर्टिकुलर जैसे जो चीज डेबिट हो रही है वो डेबिट डल गई, क्रेडिट वाले पोर्शन में क्रेडिट वाली आइटम आ गई। फिर कितने अमाउंट से वो चीज डेबिट हो रही है, यानी कि कितने अमाउंट की उसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। डेबिट वाले में जैसे 7,000 की ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी किसी ने फर्नीचर, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि किसी जो भी कंपनी है उसने कैश से $7,000 का फर्नीचर खरीदा। जैसे बिंग से नरेशन स्टार्ट होती है, पेइंग परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश ऑफ दिस अमाउंट। अब जैसे किसी ने और उसने फिर कंपनी ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम रिटेल स्टोर। यानी कि इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि उसने जो भी गुड्स परचेज किया वो है तो टोटल अमाउंट उसकी $5,000, जिसमें से उसने 3,000 रुपये दे दिया उसने कैश है। तो जैसे अब इसका नाम आ रहा है किसी इंडिविजुअल का, यानी कि नाम आ रहा है, यानी कि वहाँ पे क्रेडिट की पेमेंट हो रही है। और काउंटिंग का सबसे फर्स्ट ये होता है कि जैसे कोई भी चीज, जैसे सिंपल स्टेटमेंट लिख दे कि दिस थिंग, दिस पर्सन परचेज दिस गुड्स है। तो अगर उसमें ये नहीं देखा कि उसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बात बोल रखी कि उसने कैश से पेमेंट की है या बैंक से पेमेंट की है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे अंडरस्टूड होता है कि वहां पे उसने क्रेडिट से पेमेंट उठाई है, यानी कि उसने उधार में माल खरीदा है। तो इस वजह से इसमें अब ये बोल रखा होगा ट्रांजेक्शन में कि जैसे 5,000 कुछ खरीदा, 3,000 की पेमेंट कैश से की, यानी 2,000 के बारे में कुछ नहीं बोल रखा था। तो लेकिन अगर नहीं बोल रखा था फिर भी हम उसके बारे में लिखेंगे। और ये चीज हमने पढ़ी थी अभी कि काउंटिंग में ये नहीं होता है कि कोई भी चीज है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, या फिर काउंटिंग में हर चीज का, हर जो भी अमाउंट रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, चाहे वो कैश अभी तक आए भी ना हो या फिर कैश अभी आना रह रहा हो या कैश पहले जा चुका हो, तो वो सारी चीजें हम काउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इसमें देखा कि हमने 3,000 तो उसने कैश से पेमेंट की और 2,000 उसने क्रेडिट में उठाया, यानी कि 2,000 की अभी पेमेंट रहती है। अभी आ गया घनश्याम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यानी कि $18,000 का माल सेल किया, $18,000 से गुड सेल किए, जिसमें से 6,000 की तो उसको कैश रिसीव हो गया, जबकि 12,000 अभी उसको आना रहता है। वो जाएंगे उसके डेटर अकाउंट में। जब घनश्याम के लिए लेजर बनेगा फिर देखेंगे कि घनश्याम से इतनी पेमेंट रहती है, क्या पता 10 अप्रैल को मान लो उसने, घनश्याम ने माल खरीदा, क्या पता उसने मई में पेमेंट कर दी उसकी, तो फिर मई में बाद में जाकर उसका अकाउंट सारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेटर कम हो जाएंगे हमारे। अब देखो, अब किसी भी ओनर ने कैपिटल विड्रॉ कर दी $2,000 से, यानी कि कंपनी किसी यूज के लिए उन्होंने कैश विड्रॉ किया अपने कंपनी कैपिटल अकाउंट से, तो यानी कि कैश तो गया उससे उनकी कंपनी से और कैपिटल आई, आ गया ये। और राम रिटेल स्टोर तो कैश, अब राम से उन्होंने कोई सामान खरीदा है जिसकी पेमेंट उन्होंने कैश से कर दी। राम का राम रिटेल स्टोर, यहाँ पे अगर कोई किसी पर किसी भी आइटम के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है कि उससे उन्होंने क्या आइटम खरीदी है, तो यहाँ पे डाल देना राम रिटेल स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर उन्होंने हमने हमने पेमेंट की, जैसे राम से हमने ये खरीदा था, जब ये ट्रांजेक्शन है ये, हमने राम से 5,000 का माल खरीदा था जिसमें से 3,000 की पेमेंट हमने कर दी थी और 2,000 हमारे रह रहे थे। फिर हमने, ये तो थी ट्रांजेक्शन हमारी 8 अप्रैल की, फिर हम 22 अप्रैल पे आते हैं जिसमें से हमने उसको $1,000 पे कर दिया, जिसलिए राम रिटेल स्टोर अकाउंट हो रहा है ये इसलिए डेबिट पोर्शन में आ रहा है, ताकि राम अकाउंट डेबिट, यानी कि ये एक कौन से अकाउंट के थ्रू आ रहा है, ये पर्सनल अकाउंट के थ्रू। और कैश जा रहा है ये फिर एक्सपेंस वाले के नॉमिनल रियल अकाउंट के थ्रू, कैश जा रहा है रियल अकाउंट के थ्रू। फिर जैसे अब हमने घनश्याम को, घनश्याम ने 12,000 पेमेंट की रहती थी यहाँ पे, फिर आगे देखो 10 अप्रैल की ये बात थी, 26 अप्रैल को फिर घनश्याम ने 10,000 डॉलर दे दिए। अब $10,000 रहते हैं तो वो भी आगे हम देखेंगे लेजर में लिखेंगे, अगर लास्ट तक उसने नहीं दिए तो ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीजें होंगी। और फिर अब एक और बता देता हूँ, जर्नल एंट्री के बाद फिर देखेंगे हम ये लेजर। जैसा ये लेजर इस तरह से होता है ये, जैसे बताया था मैंने आपको, जैसे कैश के लिए लेजर अलग से बनेगा। अभी हमने देखा कि घनश्याम के लिए अलग से लेजर बनेगा, राम रिटेल स्टोर के अलग से लेजर बनेगा। मतलब जहाँ जहाँ पे जैसे अब उस एंट्री में राम रिटेल स्टोर अकाउंट जहाँ पे डेबिट था ना, तो उसके कंसिडरेशन में स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो इसमें जैसे जहाँ जहाँ पे जैसे घनश्याम यहाँ पे डेबिट था ना, और इसके साइड, इसके साथ में जो एंट्री क्रेडिट साइड में थी टू सेल्स, तो लेजर में यहाँ पे घनश्याम का अकाउंट बनाएंगे हम, तो यहाँ पे टू सेल्स लिखा जाएगा इस साइड। जहाँ जहाँ पे घनश्याम डेबिट था ना वो वाली चीजें यहाँ यहाँ लिखी जाएंगी जिस चीज से उसको क्रेडिट किया जा रहा है। अब घनश्याम यहाँ पे क्रेडिट में साइड आ गया 26 अप्रैल वाले ट्रांजेक्शन में,
तो यहाँ पे घनश्याम का यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा, या टू कैश, जो भी बाय कैश लिखा जाएगा। वैसे क्रेडिट साइड हमेशा बाय से टू इसमें लेजर में शुरू होती है, और डेबिट साइड वाली टू से शुरू होती है। ठीक है। इस तरह से लेजर अकाउंट बनता है। फिर लेजर अकाउंट, जब सारे लेजर अकाउंट बनते हैं, बाद में अगर किसी का बैलेंस आगे ले जाना है तो बाय टू बैलेंस, अगर डेबिट साइड कम है तो टू बैलेंस करे डाउन, और अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है, यानी कि इस साइड का बैलेंस ज्यादा है, इस साइड कम आ रहा है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी लिख दिया, इस तरह से। अब फिर आगे बाद में आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जैसे हमने देखा, जो चीज डेबिट साइड की है उसको डेबिट साइड में लिख दिया, जो क्रेडिट साइड का है उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो इस सारी चीजों को लास्ट में आकर फिर ये भी इक्वल बैलेंस शो होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, इस तरह से ये होगा। तो ट्रायल बैलेंस यानी कि जब हमने देखे थे कि ट्रायल बैलेंस में ये हमारा दोनों चीज इक्वल आ रही है, तो यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया। फिर भी अगर वो चेक करना हो तो एक बार ट्रांजेक्शन को चेक कर ले कि ये ट्रांजेक्शन सही अकाउंट से लेके जा रही है नहीं जा रही है। अगर इसमें कोई मिस्टेक आती है तो फिर हमको लेजर में जाना पड़ेगा पीछे, फिर सारा लेजर में कुछ चीज ढंग से नहीं मिल रही, फिर जनरल एंट्री में जाना पड़ेगा। फिर इस तरह से ट्रायल बैलेंस जब बन गया, फिर बाद में आती है फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जैसे कंपनी ने शुरू में इतना स्टॉक था कंपनी के पास, इतना परचेज किया, और परचेज रिटर्न भी हो जाता है कई बार। ये तो है कि माल सारा खरीदा है तो सारा यूज में है, कंपनी कुछ बेचती भी है कंपनी वापस। टू कैरेज निवाड़, यानी कि जो किराया भाड़ा जो भी लगा था, कैरेज यानी कि वो होता है फ्राइट क्रेट। और सेल्स यानी कि कंपनी के पास कुछ स्टॉक पहले इतना था, कुछ ये था, कुछ क्या था पहले का, तो उसने सेल इतना कर दिया। और फिर रिटर्न इनवॉर्ड, यानी कि बस सेल्स इतना क्या था, 1,12,000, उसमें से 4600 रुपये का सामान वापस आया कंपनी के पास। तो कंपनी के पास इतना स्टॉक बचता लास्ट में 15,000 का। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि सेल साइड ये वाला पोर्शन ज्यादा आ रहा है सेल साइड का, तो यानी डेबिट साइड कम आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे पास स्टॉक ज्यादा बचा हुआ और सेल हमारे कम है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा, कि बाय ग्रोस लॉस। तो अभी टू ग्रोस था, अभी ग्रोस प्रॉफिट जो आया। फिर आगे इसको, ये तो था, ये ऊपर जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, या फिर इसको मैन्युफैक्चरर अकाउंट बोल देते हैं। अब जो नीचे है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर सैलरी वगैरह कमीशन ये आ जाते हैं, मैनेजर की सैलरी हो गई, जो थोड़े मेजर एक्सपेंस आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे इस साइड लिखा जाएगा लॉस लिखा जाएगा यहाँ पे, इनकम एंड लॉसेस। और यहाँ पे लिखा जाएगा जो उनको अर्न हुआ है, जो उनको रिसीव हुआ है, वो चीज लिखी जाएगी यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ से इसको कैरी डाउन कर दिया बाय ग्रोस प्रॉफिट, अब ब्राउट डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन। यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया। अब इसको जैसे डिस्काउंट 1,400 का आया, कमीशन 1,800 का आया। फिर यहाँ पे जो भी एक्सपेंस हुए थे मेजर मेजर वो लिख दिया, सैलरी वगैरह के जो भी स्कूटर जो भी थे, ये सारी चीजें लिख के। फिर ये साइड अगर ज्यादा बन रही है इस साइड से, डेबिट साइड से, तो यानी कि हमको इतना प्रॉफिट है। ये तो था ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के बाद होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर सारे इनकम इंटरेस्ट टैक्स रेट सारे कैलकुलेट कर करके जो नेट प्रॉफिट बचता है हमारा। फिर ये प्रॉफिट आएगा, फिर इस प्रॉफिट को आगे हम लिखेंगे बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम। देखिए बैलेंस शीट इस तरह से थोड़ा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। तो देखिए बैलेंस शीट का थोड़ा इस तरह का फॉर्मेट होता है, जो असेट साइड, असेट्स इस साइड लिखे जाते हैं, वैसे ही इसमें अपोजिट दे रखा है, लायबिलिटी साइड इस साइड वाली होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है। एसेट्स के अंदर देख रहे हैं हम, जैसे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आ गई। लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म यानी कि जो हमें लंबे समय के लिए हमने कोई लोन ले रखा। करंट लायबिलिटी जिसको हमने विद इन 1 ईयर जिसकी हम पेमेंट कर देंगे, वो दी जाती है। फिर जो इन दोनों का डिफरेंस बचेगा, जैसे असेट्स टोटल है 7400 की, लायबिलिटी है 4400 की, असेट्स माइनस लायबिलिटी जो बचा 3000, वो है इक्विटी। इक्विटी के अंदर जो भी शेयर कैपिटल आ गई, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर वाली कैपिटल, रिटेन अर्निंग इन कैपिटल से जो भी रिटेन हुआ है, जो अर्निंग हुई, इनको वो लिखी जाएगी इसमें। इस तरह से फिर हमारे ये सारे अकाउंट शो होते हैं, कैसे कैसे जर्नल एंट्री से हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करके फिर कैसे हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है।